हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। अब तक हमने इस चैप्टर में मतलब कि ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स वाले चैप्टर में यहाँ तक पढ़ चुके थे और यहाँ से हमें कंटिन्यू करना था डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब अब हमें इसमें पता चलेगा कि कैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की गई, कैसे इसको डिस्कवर किया गया। अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें सीधे सीधे लिखा था कि ये आर्टिफैक्ट्स हैं, ये यहाँ पाए गए हैं और उनको जोड़ करके कुछ हिस्ट्री बनाई गई। ठीक है। अभी तक हमने सीधा सीधा क्या किया कि अभी तक हमने उन कॉन्टेक्स्ट इस कॉन्टेक्स्ट में बात किया कैसे कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने जो एविडेंसेस उनको मिले उसको यूज करके उन्होंने एक फैसिनेटिंग एक आकर्षक इतिहास बनाया और उन्होंने उसको जोड़ करके पीस टुगेदर मतलब होता है उन सबको आपस में जोड़ करके एक बढ़िया सा इतिहास बनाया कि अच्छा ऐसे ही रहा होगा। बट अब हमें ये समझना है कि कैसे इसको डिस्कवर किया गया, कैसे इस सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया। यहाँ पे हम इसको इस टॉपिक में समझेंगे, इस पार्ट में समझने वाले हैं। ठीक है। व्हेन हड़प्पन सिटीज फेल इनटू ruin, जब हड़प्पा सिटी क्या हुआ, धीरे धीरे रुइन हो गया। रुइन मतलब होता है नष्ट हो जाना। पीपल ग्रेजुअली फॉरगॉट ऑल अबाउट, लोग उनके बारे में धीरे धीरे क्या हो गए, भूल गए। लोग उनके बारे में धीरे धीरे भूल गए। when men and women began living in the area millennia later, millennia later मतलब होता है हजारों साल बाद। ठीक है, हजारों साल बाद जब कुछ लोगों ने जब कुछ लोग इस शहर में रहने के लिए आए या यहाँ पे रहने के लिए आए, मतलब ये जब शहर गायब हो गया, हजारों साल बाद यहाँ पे लोग रहने के लिए भी आए। दे डिड नॉट नो व्हाट टू मेक of the strange artifacts, हाँ स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स दैट ओकेजनली सरफेस्ड। कभी कभी क्या होता था, बाढ़ के कारण, हाँ बाढ़ के कारण या सॉइल इरोजन के कारण क्या होता था, कुछ ना कुछ चीजें सरफेस मतलब सरफेस पे ऊपर आ जाती थी, कुछ ना कुछ चीजें सरफेस के ऊपर आ जाती थी। जो अब उनको ये नहीं समझ में आता था कि ये चीजें क्या है, कहाँ से आ रही। ठीक है, उनको ये समझ में नहीं आता था हाँ कि ये जो धीरे धीरे करके कुछ आर्टिफैक्ट्स उनको मिल रहे थे, उनको क्या कहा जाए, उनको यही समझ में आता था कि उसको हम क्या कहें। ये जो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं अचानक से, ये स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, इनको हम क्या बोलें। ठीक है, ये सारी बातें उनको नहीं समझ में आ रही थी। फिर आता है एक कहानी, यहाँ से स्टार्ट होता है द कनिंघम्स, ना द कनिंघम्स कंफ्यूजन। और ये की बात है 1853 के आसपास की बात है, 1853 के आसपास की बात है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं व्हेन कनिंघम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, तो जब पेपर में पूछा जा सकता है कि हु इज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उनका नाम क्या होगा, कनिंघम। बिगैन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इन मिड 19th सेंचुरी, जब उन्होंने हाँ एक्सकेवेशन शुरू किया 19th सेंचुरी मतलब कि 1853 के आसपास, 1853 के आसपास इन्होंने खुदाई करना शुरू किया। आर्कियोलॉजिस्ट प्रिफर्ड टू यूज, उस टाइम में यानी कि मिड 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में, ठीक है, मिड 19th सेंचुरी में क्या होता था, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, वो हमेशा अपना इन्वेस्टिगेशन हमेशा टेक्स्ट के बेसिस पे करते थे, टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस के बेसिस पे करते थे। वो हमेशा मतलब कि जितना भी मतलब कि अगर उनको कुछ भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना होता था, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना होता था या, तो वो लोग किसका सहारा लेते थे, हमेशा टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब किताबों का सहारा लेते थे। हाँ, किताबों का सहारा लेते थे या कहीं पे इंस्क्रिप्शंस होते थे, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है पत्थर वगैरह पे चीजें लिखी गई होंगी, इनका सहायता लेते थे एज अ गाइड टू इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए उस टाइम पे मिड 19th सेंचुरी में कोई भी व्यक्ति होता था जो एक्सकवेशन करता था या आर्कियोलॉजिस्ट, किसका सहारा लेते थे हमेशा, इनका, हाँ टेक्स्ट या इंस्क्रिप्शन का सहारा लेते थे। इन फैक्ट Cunningham's main interest was in the archaeology of early historic and later periods। तो जो कनिंघम का जो मेन इंटरेस्ट था वो अर्ली हिस्टोरिक में था, लेकिन वो अर्ली हिस्टोरिक कब की बात कर रहे थे, वो ज्यादा से ज्यादा वो सोच रहा था कि सिक्स सेंचुरी तक की बात, सिक्स सेंचुरी बीसीई तक की बात कर रहा था, सिक्स सेंचुरी बीसीई कह रहे थे, इतना पुराना हो सकता है, सिक्स सेंचुरी से लेकर के फोर्थ सेंचुरी बीसीई तक, बस इतना चाहता था। मतलब कि वो सोच रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें यानी कि 600 से लेकर के 400 बीसीई तक की बातों को वो समझ पा रहे थे। हाँ, इससे पीछे वो जा ही नहीं रहे थे। एंड लेटर पीरियड, वो हमेशा इनसे बाद की बातें कर रहे हैं। ही यूज्ड द अकाउंट्स लेफ्ट बाय चाइनीज
बुद्धिस्ट पिलग्रिम। हमें पता है कि हमारे देश में घूमने के लिए बहुत सारे चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए थे। पिलग्रिम्स का मतलब होता है जो क्या कहते हैं कि यात्रा पे लोग आते हैं, तो उन्हें बोला जाता है पिलग्रिम। तो बहुत सारे बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए थे। उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी चीजें लिख रखी थी, बहुत सारी चीजें उन्होंने क्या कहते हैं कि लिखा था। हमारे यहाँ जब आए थे तो उन्होंने हमारे यहाँ की चीजों को देख देख करके बहुत सारे क्या कहते हैं कि लेखा जोखा तैयार किया, बहुत सारे उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने अपना अपना वो बताया कि कैसे वो यहाँ पे आए और क्या क्या चीजें थी। तो उन्होंने उनका सहारा लिया, मतलब कि उसने क्या नाम है, कनिंघम ने क्या किया, इसका सहारा लिया चाइनीज पिलग्रिम के अकाउंट्स का, ठीक है। हु had visited the subcontinent between 4th and 7th century सी, यानी कि 4th सेंचुरी से लेकर के 7th सेंचुरी सी तक भर में बहुत सारे बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए थे। तो उन्होंने उस अर्ली सेटलमेंट्स के बारे में जानने के लिए, अर्ली सेटलमेंट्स के बारे में जानने के लिए कनिंघम ने किनका सहारा लिया, बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के अकाउंट्स, यानी कि उनके यात्रा वृत्तांत वृत्तांत का, ठीक है। तो इनके बारे में उसने सहायता लिया। आगे इनके बारे में, आगे कनिंघम ऑल्सो कलेक्टेड, documented and translated inscriptions found during his survey। जब वो सर्वे कर रहा था तो जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिलते थे उनको उसने कलेक्ट किया, उनका उसने डॉक्यूमेंटेशन किया, इवन जहां पे जरूरत पड़ी उसने ट्रांसलेशन भी किया। कनिंघम ने जब सर्वे करना शुरू किया, कनिंघम ने जब सर्वे करना शुरू किया तो उसको जो भी मतलब कि सर जो भी उसने क्या कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स पाए या जो भी उन्होंने इंस्क्रिप्शंस मिले, तो उसको उनको उसने कलेक्ट किया, साथ में उसको डॉक्यूमेंटेड भी किया, डॉक्यूमेंटेशन भी किया, इवन जहां पे जरूरत पड़ी उन्होंने उनका ट्रांसलेशन भी किया है। व्हेन ही एक्सकेवेटेड साइट्स ही टेंडेड टू रिकवर आर्टिफैक्ट। जब भी वो खुदाई करता था, जब भी वो खुदाई करता था, तो वो उन्हीं आर्टिफैक्ट्स को वो रिकवर करने की कोशिश करता था जिनकी कल्चरल वैल्यू। हाँ, वो उन्हीं आर्टिफैक्ट्स को हाँ, वे उन्हीं आर्टिफैक्ट्स को इकट्ठा करने की कोशिश करता था जिनकी कल्चरल वैल्यू हो, जिनकी कल्चरल वैल्यू हो, ठीक है। अगला, a site like हड़प्पा which was not a part of itinerary, हाँ, of Chinese pilgrims। आइटिनरी का मतलब होता है यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत, ठीक है। यानी कि यात्रा के बारे में जो भी बात लिखी होती है, तो कह रहे हैं कि अ साइट लाइक हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा के बारे में चाइनीज ने, अब चाइनीज पिलग्रिम्स ने अपने यात्रा वृत्तांत में कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। चाइनीजों ने, यानी कि जो चाइनीज थे, हाँ, उन्होंने क्या कहते हैं कि जो चाइनीज पिलग्रिम्स थे उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में हड़प्पा का नाम नहीं लिख रखा था, एंड वाज नॉट नोन एज एन अर्ली हिस्टोरिक सिटी। अच्छा, ये पहले ये पता भी नहीं था लोगों को, ठीक है। ये अर्ली हिस्टोरिक सिटी डिड नॉट फिट वेरी नीटली विद इन हिज फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब क्योंकि ये सारी चीजें ना तो बुक में लिखी थी कहीं पे, ना तो कुछ नहीं, तो इस वजह से ये जो फ्रेमवर्क जो था वो, ये जो फ्रेमवर्क था वो क्या कहते हैं, मतलब कि ये उनके अकॉर्डिंग, यानी कि उनके अकॉर्डिंग, यानी कि कनिंघम के अकॉर्डिंग उनके इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं था। ये क्या कहते हैं कि यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन था वो इनके इन्वेस्टिगेशन का पार्ट इसलिए नहीं था क्योंकि चाइनीज पिलग्रिम्स ने इनके बारे में कुछ नहीं लिखा, और इसको किसी अर्ली हिस्टोरिक सिटी के बारे में, इसको किसी के बारे में पता भी नहीं था। सो ऑल्दो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड फेयरली, मतलब कि हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स भले ही पाए जाते थे, हाँ, 19th सेंचुरी में पाए भी जाते थे, कुछ ऐसे भी जो जो उनके पास पहुंचते थे, ही डिड नॉट रियलाइज हाउ ओल्ड दीज वर। तो क्या कहते हैं कि वो भले ही आर्टिफैक्ट्स उसके पास पहुंचते थे कनिंघम के पास, लेकिन वो इनको मतलब कि वो ये समझ नहीं पाता था कि ये कितने पुराने होंगे, ठीक है। समझ नहीं पाता था, मतलब वो खुद ही अज्यूम भी नहीं करता था कि ये इतना पुराना होगा, इतना पुराना मतलब कि 2600 तक का, हाँ, 2600 तक का पुराना होगा। इन सब बातों को क्या कहते हैं कि वो समझ भी नहीं पाया, ठीक है। याद करो मैंने बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक, 2600 से लेकर के 2600 से लेकर के, हाँ, 1900 BCE तक था, ठीक है। तो यानी कि तब तक का वो इतना पुराना सोच भी नहीं पा रहा, ठीक है। इतना बात समझे। हाँ, A हड़प्पन सील was given to Cunningham by an Englishman। एक इंग्लिशमैन, यानी कि एक अंग्रेज ने क्या किया, हड़प्पा सील, ये वाली जो सील, ये जो दिखाई दे रही है ये डायग्राम में, ये चित्र में, इस सील को क्या कहते हैं कि उन्होंने किसको दिया, कनिंघम को दिया, ये सील दी गई। लेकिन इस सील को क्या कहते हैं कि ये मुहर सील मतलब क्या होता है, मुहर बताया था, इसको कनिंघम को दिया गया, इसको कनिंघम को दिया गया, बट क्या हुआ कि, हाँ, उन्होंने इस पे ध्यान तो दिया, इस पे ध्यान दिया, बट अनसक्सेसफुली
tried to place it within the time frame with which he was familiar। वो केवल और केवल इसको बोला कि भाई ये ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं कि 600 से लेकर के 600 से लेकर के 400 बीसी की बात होगी बस। हाँ, बोला होगा कि ये इतना ही पुराना है, बोला इतना ही पुराना होगा बस इतना। यानी कि वो उन्हीं टाइम फ्रेम में उनको मर्ज करने की कोशिश कर रहा जितना उसको पता था। ठीक है, दिस वॉज बिकॉज ही हाँ ही थॉट दैट इंडियन हिस्ट्री बिगेन द फर्स्ट सिटी। हाँ, तो उन्होंने सोचा था कि उनका सोचना था कि जैसे इंडियन हिस्ट्री कहाँ से आई है, ये जो गंगा गंगा वैली में जब सिटी बनना शुरू हुई, गंगा वैली में जब सिटीज बनना शुरू हुई तभी इंडियन हिस्ट्री आई है। तब से और उसके बाद से इंडियन, उसके पहले की इंडियन हिस्ट्री नहीं है, उसके पहले इंडियन हिस्ट्री नहीं है, इस वजह से। ठीक है। हाँ, गिवन हिज स्पेसिफिक फोकस इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट ही मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। तो इससे पता चला कि भाई उन्होंने क्या कहते हैं कि हड़प्पा के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं, हड़प्पा के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। अब ये कैसे पता चला, एक नई सभ्यता के बारे में कैसे पता चला। ठीक है, एक नई और पुरानी, मतलब कि नई तो मतलब पता चली है, लेकिन ये है बहुत ही पुरानी ओल्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, पता नया चला है, कैसे पता चला। सबसेक्वेंटली subsequently seals were discovered at हड़प्पा by archaeologists such as दयाराम साहनी। तो देखो हड़प्पा में क्या हुआ, बहुत सारे सील्स के कहते हैं कि बहुत सारे हाँ दयाराम साहनी के द्वारा खोजे गए के कहते हैं सील्स मिली इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का मतलब था 1900 की बात की गई। इन लेयर्स दैट वर डेफिनेटली मच ओल्डर देन अर्ली हिस्टोरिक लेवल्स। यानी कि उन लेयर्स में मिले हैं, उन लेयर्स में क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं कि सील्स मिले हैं जो और मतलब कि गहरे लेवल पे हो। मतलब कि देखो क्या होता है कि ऐसे लेयरिंग के थ्रू क्या कहते हैं कि देखा जाता है। देखो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो न्यू लेयर होती है, न्यू लेयर है। ठीक है, और जो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो ओल्डेस्ट लेयर, सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो क्या होती है, ओल्डेस्ट लेयर होती है। तो इन सब लेयर में कि जब क्या कहते हैं कि धीरे धीरे एक्सकेवेशन होने लगा, जब एक्सकेवेशन होने लगा तो धीरे धीरे यहाँ पे हर लेयर में क्या हुआ, हर एक लेयर में क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ सील्स मिल रही है। तो वो जो सील्स मिली दयाराम साहनी जी को, जो सील्स मिली है वो क्या कहते हैं कि अर्ली हिस्टोरिक के नीचे की सील्स थी। अर्ली हिस्टोरिक के नीचे मतलब अगर मान लो अर्ली हिस्टोरिक यहाँ पे था, अर्ली हिस्टोरिक का टाइम यहाँ पे है, तो जो सील्स मिली है वो उसके नीचे मिली है। इसका मतलब पता चलता है कि ये ये क्या कहते हैं कि जो सील्स हैं वो और पुरानी। ठीक है, इट वॉज देन दैट दियर सिग्निफिकेंस बिगैन टू बी रियलाइज। तब लोगों को रियलाइज हुआ कि यार ये तो अर्ली हिस्टोरिक के पहले के सील्स हैं, अर्ली हिस्टोरिक के पहले के सील्स हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि लोगों को लगा कि भाई ये तो और पुराने सभ्यता आ गई। मतलब कि अनदर आर्कियोलॉजिस्ट आर डी बनर्जी, हाँ राखल दास बनर्जी, इसको आर डी बनर्जी भी बोलते हैं, फाउंड सिमिलर सील्स एट मोहनजोदाड़ो। तो आर डी बनर्जी को कहाँ पे मिला, ये मोहनजोदाड़ो में। आर डी बनर्जी को कहाँ पे मिला, ये मोहनजोदाड़ो में सेम सील मिली, सेम सील मिली। तो इससे पता चला कि लीडिंग टू द कंजेक्चर दैट दीज साइट्स वर द पार्ट ऑफ सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर। यानी कि क्योंकि सेम सील आपको कहाँ पे मिल रही है, सेम ही सील मिली है हाँ मोहनजोदाड़ो में, और सेम ही सील हड़प्पा में मिली। इससे पता चलता है कि दोनों ही जगह दोनों ही कल्चर आपस में जुड़े हुए थे, दोनों ही कल्चर आपस में जुड़े हुए थे, यानी कि दोनों ही कल्चर एक मतलब सेम ही थे। ठीक है, फिर इन सब फाइंड्स के बेसिस पे, इन सब फाइंड्स के बेसिस पे मतलब इन सब फाइंड्स के बेसिस पे मतलब जो आर डी बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो में देखा, और जो दयाराम साहनी ने, जो दयाराम साहनी ने हड़प्पा में। Based on these finds in 1924, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ये तब थे डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाँ डायरेक्टर जनरल कौन थे 1924 में, कौन था, जॉन मार्शल। इन्होंने अनाउंस किया कि पूरे दुनिया में अनाउंस कर दिया, पूरे दुनिया में अनाउंस कर दिया कि भाई यहाँ पे न्यू सिविलाइजेशन मिली, इंडस वैली में न्यू सिविलाइजेशन मिली। ठीक है, पूरे दुनिया में अनाउंस कर दिया कि इंडस वैली में न्यू सिविलाइजेशन मिली है। किस फाइंडिंग्स हुए इसमें, किस फाइंडिंग्स के बेसिस पे, आर डी बनर्जी और क्या कहते हैं दयाराम साहनी के फाइंडिंग के बेसिस पे। तो फिर एस एन रॉय कहते हैं, एस एन रॉय इनके बारे में कहते हैं, किनके बारे में, जॉन मार्शल के बारे में कहते हैं। इन्होंने, एस एन रॉय ने एक बुक लिख रखी है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इन्होंने बताया मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर। मतलब कि कह रहे हैं कि जब जब उन्होंने इंडिया को पाया तब उसके उन्होंने उसको कितना साल पीछे छोड़ दिया, 3000 ईयर्स पीछे छोड़, 3000 ईयर्स के कहते हैं कि उन्होंने पीछे छोड़ दिया।
ठीक है, ये बात उन्होंने अपनी बुक में लिखी है। इसको बोला क्यों बोला, इसलिए बोला, दिस वाज बिकॉज सिमिलर टिल देन unidentified seals were found at excavations at Mesopotamian site, क्योंकि हाँ ये ऐसे ही सिमिलर सील्स कहाँ पे मिले थे, सिमिलर सील्स मिले थे मेसोपोटामियन साइट। और मेसोपोटामिया साइट जो था वो क्या कहते हैं कि 3000 ईयर्स का पुराना था। इससे पता चला कि भाई क्या कहते हैं कि ये 3000 साल पीछे। It was then that world knew not only of a new civilization, केवल उन्हें न्यू सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता चला, बल्कि उन्हें पता चला कि ये जो न्यू सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया के टाइम का है। ये जो न्यू सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया के टाइम का है। ये सारी बातें पता चली। ठीक है। इन फैक्ट जॉन मार्शल स्टिंट का मतलब होता है टाइम पीरियड। स्टिंट का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, कितना पीरियड पर उन्होंने काम किया। ठीक है, किसी टाइम पीरियड तक कितना। तो जॉन मार्शल टाइम पीरियड मतलब कि उन्होंने कितना दिन काम किया, इसको बोलते हैं स्टिंट, स्टिंट बोलते हैं। ठीक है, जॉन मार्शल स्टिंट एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, मतलब कि इन्होंने क्या कहते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड था काम करने का, हाँ, मार्क्ड अ मेजर चेंज इन इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी कि इनके जो काम करने का तरीका था, इसलिए क्या कहते हैं कि इंडियन आर्कियोलॉजी की हिस्ट्री को एक प्रकार से चेंज कर। ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया, जो जिन्होंने सही से काम किया एंड ब्रॉट हिज एक्सपीरियंस वर्किंग। अब एक्चुअल में इन्होंने ग्रीस में भी काम किया था, क्रीट में भी काम किया था, ग्रीस और क्रीट में एक्सपीरियंस था इनको, तो इन्होंने बढ़िया से काम किया, यहाँ पे इंडिया में भी बढ़िया से काम किया। मोर इम्पोर्टेंटली सबसे मेन बात यहाँ पे क्या है, दो लाइक कनिंघम ही टू, हाँ, इंटरेस्टेड इन द स्पेक्युलर पॉइंट्स, वो भी मतलब कि नई नई चीजों को, मतलब कुछ आकर्षक चीज ढूंढना चाहते थे, ये भी कुछ आकर्षक चीज ढूंढना चाहते थे, बट ही वॉज इक्वली कीन टू लुक द पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ। वो भी आकर्षक चीजों को खोजना तो चाहते थे, बट ये भी मतलब, लेकिन इन्होंने क्या कहते हैं कि, बट इन्होंने क्या कहते हैं कि लोगों के एवरीडे लाइफ पर भी ध्यान दिया, एवरीडे लाइफ के पैटर्न को भी ढूंढना शुरू किया। आकर्षक चीजों को ढूंढते ढूंढते इन्होंने क्या कहते हैं कि लोगों के एवरीडे लाइफ के पैटर्न को भी ढूंढना शुरू किया। लेकिन अब यहाँ पे एक समस्या थी, क्या समस्या थी, देखो, मार्शल अटेंडेड टू एक्सकेवेट, हाँ, along रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स, तो वो रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में खोदते चले जाते थे लगातार। ठीक है, measured यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट, इग्नोरिंग द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द साइट। ये लेयर के ऊपर ध्यान नहीं, स्ट्रेटिग्राफी का मतलब होता है लेयर स्टडी ऑफ, हाँ, स्ट्रेटिग्राफी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ लेयर्स, लेयर्स में क्या कहते हैं, किसी भी चीज को स्टडी करना होता है स्ट्रेटिग्राफी। ठीक है, देखो, द लोवेस्ट लेयर्स आर ओल्डेस्ट, हमें पता है कि जो लोवेस्ट लेयर होती है वो ओल्डेस्ट होती है, और जो हाईएस्ट होती है वो सबसे, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो रिसेंट, वो क्या होती है, रिसेंटली बनी हुई होती है। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो रिसेंटली बनी होती है, और जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो क्या होती है, ओल्डेस्ट होती है। द स्टडी ऑफ दीज लेयर्स इज कॉल्ड स्ट्रेटिग्राफी, तो यानी कि इन लेयर्स के बारे में ही पढ़ना स्ट्रेटिग्राफी। तो ये जो मार्शल थे, हाँ, इन्होंने क्या कहते हैं कि इग्नोर किया था, स्ट्रेटिग्राफी को इग्नोर किया, और जितने, हाँ, चाहे इस लेवल का सामान मिला हो, चाहे इस लेवल का सामान मिला हो, चाहे इस लेवल का सामान मिला हो, किसी भी लेवल का सामान मिलता था, उन्होंने सब एक साथ में ही रख दिया, सब क्या कर दिया, एक साथ में ही रख दिया। ये सबसे बड़ी गड़बड़ी थी। दिस मीन दैट ऑल द आर्टिफैक्ट रिकवर्ड फ्रॉम द सेम यूनिट, अगर एक जगह से जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिले, एक यूनिट मतलब एक जगह से जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिले, उनको एक साथ में ही रख दिया, उन्होंने उसको एक साथ में ही रख दिया। उन्होंने किसको इग्नोर किया, डिफरेंट स्टैटिक, हाँ, स्टैटिग्राफिक लेयर्स को क्या किया, इग्नोर किया। स्टैटिग्राफिक लेयर को क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या किया है, सीधा सीधा इग्नोर किया। तो इससे क्या समस्या हुई, इससे क्या होता है कि देखो, क्या होता है कि अलग अलग कल्चर, देखो, पहले यहाँ पे पुराना कल्चर रहा होगा, यहाँ पे सबसे पुराना कल्चर रहा होगा, फिर इसके ऊपर नया, मतलब कि अब लोग बाद में आए होंगे तो यहाँ पे एक नया कल्चर आया होगा। तो ये जो सिक्वेंशियल कल्चर का सिक्वेंस नहीं पता चल पाता। ठीक है, अगर ये सारे सामान एक साथ में कर दिए, जब सारे सामान एक साथ में कर दिए तो इससे कल्चर का सिक्वेंस नहीं पता चल पाया, तो इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या हो गई, वो क्या होगी, लॉस्ट होगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या होगी, लॉस्ट होगी। ठीक है, समस्या ये थी कि इनके द्वारा कि जो एक्सकवेशन किया गया, इनमें क्या कहते हैं कि स्ट्रेटिग्राफी का नहीं ध्यान दिया गया, स्ट्रेटिग्राफी का नहीं ध्यान दिया, तो इसकी वजह से क्या हो सकता था, इसकी वजह से बहुत सारे इंफॉर्मेशन को क्या हुआ, लॉस हो। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे ये साइट्स क्या होते हैं। साइट्स मतलब किसी पर्टिकुलर जगह की बात करें, माउंट्स मतलब होता है टीले होते हैं, लेयर्स मतलब एक एक के बाद एक एक लेयर की बात कर रहे हैं, लेयर का मतलब होता है हम
स्तर होता है यहाँ पे। आगे देखो, आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोडक्शन। आर्कियोलॉजिकल साइट्स कैसे बनते थे? हाँ, क्या क्या होता था कि लोग क्या करते हैं, कुछ मटेरियल्स छोड़ करके चले जाते हैं। हाँ, कुछ मटेरियल्स लोग यूज करते हैं, फिर उसको छोड़ करके चले जाते हैं, और कुछ स्ट्रक्चर को लोग यूज करते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं, तो उससे क्या बनता है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स। तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स कैसे बनते हैं? आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो बनते हैं, लोग चीजों का मतलब कि चीजों को यूज बनाते हैं पहले। हाँ, लोग पहले सामान को बनाते हैं, फिर उसको यूज करते हैं, फिर उसको वहीं पे छोड़ करके चले जाते हैं। When people continue to live in a same place, जब लोग एक ही जगह पे रहना शुरू करते हैं। हाँ, तो जब लोग एक ही जगह पे रहना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, देयर कांस्टेंट यूज एंड रीयूज ऑफ लैंडस्केप रिजल्ट इनटू द बिल्डअप ऑफ ऑक्यूपेशनल डेब्री। तो क्या होता है कि जब एक जगह पे लोग रहते रहना शुरू करते हैं, हाँ, जब एक जगह पे लोग लगातार किसी भी सामान को यूज करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, हाँ, या किसी भी जमीन को बार बार यूज करते रहते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे वहां पे क्या होता है कि मलबा, क्या होता है वो मलबा, डेबरी मतलब होता है मलबा। हाँ, डेबरी मतलब क्या होता है, मलबा, मलबा इकट्ठा होता है। ठीक है, क्योंकि वो सामान जो वगैरह यूज करते रहते हैं, धीरे 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 उनके घर का मलबा वगैरह वहां पे इकट्ठा हो जाता है। तो उसी को क्या बोल दिया गया, माउंड। उसी को क्या बोल दिया गया, माउंड बोल दिया। ब्रीफ और परमानेंट अबेंडनमेंट, तो क्या होता है, लोग कभी कभी कुछ टाइम के लिए छोड़ करके चले जाते हैं, या कभी कभी पूरा हमेशा के लिए ही छोड़ करके एक जगह को छोड़ करके चले जाते हैं दूसरी जगह। ठीक है, कभी कभी लोग क्या कहते हैं कि वहाँ एक जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पे कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं, या कभी कभी वो पूरे, हाँ, हमेशा के लिए ही एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, उस लैंडस्केप में क्या होता है, चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, उस लैंडस्केप में क्या हो जाता है, चेंजेस आते हैं। देयर हाँ रिजल्ट्स इन अल्टरेशन ऑफ द लैंडस्केप बाय विंड और वाटर एक्टिविटीज एंड एरोजन। तो क्या होता है कि जब उस जगह को लोग छोड़ करके चले गए, तो फिर क्या होता है, वहां पे धीरे धीरे क्या हो जाता है कि बारिश की वजह से या हवाओं की वजह से क्या होता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। ऑक्यूपेशंस आर डिटेक्टेड बाय ट्रेसेस ऑफ एंशियंट मटेरियल्स फाउंड इन द लेयर्स। अब उस लेयर्स में या उन लेयर के कलर के बेसिस पे उन लेयर में जो सामान पाए गए, हाँ, हर एक लेयर में अलग अलग सामान पाए जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि वहां पे कैसे लोग रहते थे। ठीक है, और हर लेयर का मिट्टी का कलर भी अगर होगा, उसका मिट्टी का साइज भी अलग होता है, या जो आर्टिफैक्ट जो सामान पाए गए हर एक अलग कलर में, तो वो वहां के कल्चर के बारे में बताता है कि कौन सा कल्चर कैसे था। अबंडनमेंट और डिजर्शन, what are called sterile layers, can be identified by the absence of such traces। अब जहां पे मतलब कि लोगों ने छोड़ दिया, जहां पे जिस जगह को लोग छोड़ करके चले गए, जिस जगह के लोग छोड़ करके चले गए, या जहां पे लोग रहते ही नहीं थे, तो वहां पे क्या होगा, ये आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलेंगे, वहां पे ये सामान वगैरह नहीं मिलेंगे। क्या मैंने बताया, जहां पे लोग रहते थे, ऑक्यूपेशंस मतलब जहां पे लोग रहते थे, या निवास जिसको आवास बोलते हैं, उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, वो उसको ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि जब हम नीचे खुदाई करते जाएंगे, अलग अलग लेयर में अलग अलग सामान मिलेगा, और उनकी मिट्टी का कलर भी अलग अलग होता है। तो इससे पता चलता है, उनकी मिट्टी वगैरह का कलर भी अलग अलग होता है। तो इससे पता चलता है कि वहां पे लोग कैसे मतलब रहते थे, कैसे नहीं। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह होते हैं जहां पे लोग छोड़ करके चले जाएंगे, जब लोग वहां को छोड़ करके चले जाएंगे, तो फिर क्या होता है कि वहां पे स्टेराइल लेयर्स जो जिसको लोग छोड़ करके चले गए हैं, हाँ, तो वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहां पे ये आर्टिफैक्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। तो इससे पता चलता है वहां पे मतलब कि ये आर्टिफैक्ट्स या जो भी ट्रेसेस होंगे वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो भी ट्रेसेस है वो सारी चीजें नहीं मिलेगी। तो ये सारी बातें आ गई। और हमने अभी बताया था कि जो लोवेस्ट लेयर होता है वो ओल्डेस्ट होता है, और जो हाईएस्ट लेयर होता है वो रिसेंट होता है। और स्टडी ऑफ द लेयर्स इज नोन एज स्ट्रैटिग्राफी, जिसे ये क्या बोला गया, स्ट्रैटिग्राफी बोला गया। आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन द लेयर्स कैन बी असाइंड टू स्पेसिफिक कल्चरल पीरियड। तो जो अलग अलग लेयर के जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो अलग अलग कल्चर के होते हैं, अलग अलग लेयर के जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो अलग अलग कल्चर के होते हैं। तो यानी कि हम बड़े आसानी से कल्चर के सीक्वेंस को पता लगा सकते हैं, कल्चर के सीक्वेंस को पता लगा सकते हैं कि जो सबसे ऊपर वाले सामान मिल रहे होंगे वो सबसे नया कल्चर होगा, और जो सबसे नीचे सामान मिल रहा होगा वो सबसे पुराना कल्चर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये लेयरिंग के थ्रू खुदाई की गई है, यहाँ पे अलग लेयर, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, तो ये सारी बातें बताया गया। ठीक है, द स्ट्रैटिग्राफी ऑफ अ स्मॉल माउंट, नोटिस दैट द लेयर्स आर नॉट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे क्या ये लेयर्स सारी सारी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है क्या? ऐसे हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, ऐसे हॉरिजॉन्टल तो है नहीं। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे ध्यान है। तो देखो कैसे इन्होंने क्या कहते हैं कि जॉन मार्शल ने कुछ अच्छा काम तो किया,
लेकिन क्या कहते हैं कि उनमें थोड़ी सी ये कमी थी कि भाई उन्होंने हॉरिजॉन्टल, एकदम हॉरिजॉन्टल, उन्होंने लेयर पे ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने लेयर पे ध्यान नहीं दिया, यानी कि उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी का को पूरे तरीके से इग्नोर किया था, ये समस्या है। आगे फिर नया टेक्निक्स है और क्वेश्चन है, न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चन। It was R.E.M. Wheeler. R.E.M. Wheeler. After he took over the Director General, 1944 में, 1944 में डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन थे? R.E.M. व्हीलर थे। ठीक है। हु रेक्टिफाइड दिस प्रॉब्लम, उन्होंने तो यानी कि R.E.M. व्हीलर ने क्या किया? स्ट्रैटिग्राफी को ध्यान में रखते हुए किया। इन्होंने क्या किया? स्ट्रैटिग्राफी को ध्यान में रखते हुए किया। Wheeler recognized that it was necessary to follow the stratigraphy. उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो, इन्होंने माउंट के स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो किया। उन्होंने ऐसा नहीं कि वो हॉरिजेंटली यूनिफॉर्म हॉरिजेंटली लाइंस नहीं किया, यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल लाइन को उन्होंने नहीं फॉलो किया, जबकि उन्होंने यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल लाइन को फॉलो किया। इन्होंने फॉलो किया था यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल लाइन को, हाँ, जॉन मार्शल ने। तो लेकिन इन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को पे फोकस किया। किसने फोकस किया? R.E.M. व्हीलर ने। ठीक है। मोर ओवर एज एन एक्स आर्मी ब्रिगेडियर, अब क्योंकि ये आर्मी के, हाँ, पर्सन थे, यानी कि ये आर्मी पर्सनल थे, यानी कि ये आर्मी में भी रह चुके थे। ही ब्रॉट हिम, हाँ, यानी कि ही ब्रॉट विद हिम अ मिलिट्री प्रिसीजन टू द प्रैक्टिस ऑफ आर्कियोलॉजी। अब क्या होता है कि जो मिलिट्री में रहने वाले लोग होते हैं, सारा का सारा काम प्रिसीजन से ही करते हैं, एकदम सही करते हैं। तो इन्होंने वही प्रिसीजन को इन्होंने अपनी आर्कियोलॉजी में भी लाया कि सारी चीजें हम एकदम ध्यान से, एकदम सही से करें। ठीक है। The frontiers of Harappan civilization have little or no connection with present day national boundary। जो आज की नेशनल बाउंड्री है कि इंडिया पाकिस्तान, क्या पहले ऐसा था? क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में ऐसा कोई बाउंड्री वगैरह नहीं था? However, with the partition of the subcontinent and the creation of Pakistan, तो क्या हुआ कि पार्टीशन हुआ, हाँ, पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बन गया। जो मेजर साइट्स थी वो पाकिस्तानी टेरिटरी में चली, जो मेजर साइट्स थी वो धीरे धीरे क्या हुआ? पाकिस्तानी पाकिस्तानी टेरिटरी में चली गई। ठीक है। दिस हैज स्पोर्ड, स्पोर्ड का मतलब होता है प्रेरित किया, स्पोर्ड का मतलब क्या होता है? प्रेरित किया। ठीक है, प्रेरित किया। दिस हैज स्पूड इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, फिर अब उन्होंने क्या किया? अब जो ये जो साइट्स थी, हड़प्पा की जो साइट्स थी, इसको इन्होंने क्या कहते हैं कि इंडिया में ही लोकेट करने की कोशिश करें। जो हड़प्पा की जो साइट्स थी उनको इंडिया में ही लोकेट करने की कोशिश करने लगे। एंड एक्सटेंसिव सर्वे इन कच्छ, जो गुजरात में, हाँ, एक एक्सटेंसिव सर्वे किया गया गुजरात में, हैज रिवील्ड अ नंबर ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट, वहां पे बहुत सारे सेटलमेंट्स मिले। एक्सप्लोरेशन इन द पंजाब एंड हरियाणा हैव एडेड, हाँ, और भी जैसे हड़प्पन साइट्स मिली, जब जब पंजाब और हरियाणा में और एक्सप्लोर किया गया, तो वहां पे मतलब कच्छ, पंजाब, हरियाणा, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि नए नए साइट्स मिलना शुरू हो गए। यानी कि आजादी के बाद में क्या हुआ? पाकिस्तान में क्या कहते हैं कि सारी की सारी टेरिटरी चली गई, जो भी हड़प्पन। तो फिर क्या हुआ? लोगों ने, जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इंडिया में ये सारी चीजें ढूंढना शुरू की। तो धीरे धीरे जब उन्होंने कच्छ में क्या कहते हैं कि सर्वे किया, तो उन्हें कुछ मिला। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे पंजाब हरियाणा में एक्सप्लोर किया, तो बहुत सारे साइट्स ऐसे उनको हड़प्पन साइट्स मिले। वाइल कालीबंगन, हाँ, कालीबंगन जो राजस्थान में था, लोथल जो गुजरात में था, हाँ, राखी गढ़ी, हाँ, हरियाणा में जो था, या धौलावीरा जो गुजरात में था, ये सब धीरे धीरे बहुत सारे की कहते हैं कि, हाँ, मोस्ट रिसेंटली साइट्स डिस्कवर किया गया या एक्सप्लोर किया गया, इनको एक्सकेवेट किया गया। हाँ, अब, हाँ, और एज अ पार्ट ऑफ दीज एफर्ट फ्रेश एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू, अभी भी क्या कहते हैं कि फ्रेश फ्रेश एक्सप्लोरेशन अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। धीरे धीरे ओवर द डिकेड्स न्यू इश्यूज है अज्यूम्ड इम्पोर्टेंस, धीरे धीरे क्या हुआ कि नए इश्यूज ने इंपॉर्टेंट ले लिया, मतलब कि अब नए प्रश्न आ गए, नए प्रश्न आ गए। ठीक है, नए प्रश्नों ने जगह ले ली धीरे धीरे। वेयर सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफन कीन टू ऑब्टेन कल्चरल सीक्वेंस, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं तो वो कल्चरल सीक्वेंस पे ध्यान में रखते हैं कि कौन सा सीक्वेंस, मतलब पहला कल्चर आया था, कौन सा कल्चर बाद में है। उन्होंने कल्चर, बहुत सारे लोग कल्चरल सीक्वेंस पे फोकस कर रहे हैं। और अदर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक अंडरलाइंग द लोकेशन ऑफ द स्पेसिफिक साइट, दूसरे लोग ये ढूंढ रहे हैं कि कोई भी लोकेशन यहीं पे क्यों है, यहीं पे लोग क्यों बसे थे। कुछ लोग ये देखना चाहते हैं कि यहीं पे लोग क्यों बसे थे, हाँ, और कुछ लोग ये देख रहे हैं कि कौन सा कल्चर पहले आया, कौन सा कल्चर बाद में। दे ऑल्सो ग्रैपल विद द वेल्थ ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड ट्राइंग टू गेट फिगर आउट द फंक्शंस ऑफ दीज। अब कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि ये जो जितना भी आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स मिले हुए हैं, इन आर्टिफैक्ट्स का लोग यूज क्या करते हैं,
मतलब कि लोगों के अंदर में ये भी क्वेश्चन है कि कोई भी जो सामान मिल रहा था वो सामानों का ये लोग क्या यूज करते रहे होंगे, ये भी क्वेश्चन है। मतलब कि अब नए नए क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आने लगे, नए नए क्वेश्चन आने लगे कि भाई ये लोग क्या कहते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट देख रहे हैं कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट देख रहे हैं कि कल्चरल सिक्वेंस क्या है, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये देख रहे हैं कि भाई कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन यहीं पे क्यों, और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये देख रहे हैं कि भाई अच्छा ये जो सामान मिल रहे हैं इनका पर्टिकुलर यूज क्या किया जाए। Since 1918, since 1980, there has also been growing international interest in the हड़प्पन आर्कियोलॉजी। 1980s के बाद से हड़प्पन आर्कियोलॉजी में क्या हुआ कि बाहर के लोगों का भी इंटरेस्ट आने लगा, बाहर का मतलब इंटरनेशनल लोगों का भी, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों का इंटरेस्ट हड़प्पन आर्कियोलॉजी में आने लगा। स्पेशलिस्ट फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट अब्रॉड, मतलब कि दूसरे जगह से भी लोग यहाँ पे ज्वाइंटली वर्किंग विद बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों जगह पे आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो काम करना शुरू कर दिए। दे आर यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स। अब वो क्या कहते हैं कि मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक जिससे क्या कहते हैं कि बड़े आसानी से सरफेस को एक्सप्लोर किया जा सकता हो, ताकि जैसे मिट्टी के ट्रेसेस को, मतलब कि ट्रेसेस ऑफ क्ले को कलेक्ट किया जा सकता हो, स्टोन के ट्रेसेस, ट्रेसेस का मतलब होता है बचा फुटा पार्ट होता है, ट्रेसेस का मतलब होता है ना, हाँ ट्रेसेस का मतलब क्या होता है, बचा फुटा पार्ट हो गया। तो इसको भी लोग अभी क्या कहते हैं कि इकट्ठा करते जा रहे हैं। ठीक है, आगे लोग मेटल, प्लांट, एनिमल रिमेन्स, ये जब एनिमल रिमेन्स ये जो भी मिल रहा था सबको लोग क्या कहते हैं कि इकट्ठा कर रहे हैं और उनको बढ़िया से टेस्ट किया जा रहा है। इवन छोटी सी छोटी डिटेल माइन्यूटली एनालाइज एवरी स्कार ऑफ अवेलेबल एविडेंस, जो भी, हाँ कुछ भी अगर छोटा सा टुकड़ा भी मिल रहा है किसी भी, हाँ किसी भी चीज का छोटा सा भी टुकड़ा मिल रहा है, छोटा सा भी टुकड़ा मिल रहा है, सबको वो पूरा ध्यान से देख रहे हैं, पूरे ध्यान से उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कुछ तो होगा चीजें। These explorations promise to yield interesting results in future। और हमें ऐसा पता चल रहा है कि आगे भी क्या कहते हैं कि आगे चल के कुछ और रिजल्ट भी आ सकते हैं, आगे चल के कुछ और भी रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अलग अलग जगह से लोग 1980s के बाद में क्या हुआ कि देश विदेश हर जगह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब कि जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं साइंटिफिक मेथड का यूज करके जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड है इन सब का यूज करके एक्सकेवेशन कर रहे हैं, वहां पे देख रहे हैं एक एक छोटी से छोटी, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि पेड़ पौधे हो, चाहे वो जानवर हो, इन सब से चीजों का वो देखते हैं कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, और साथ में एक भी मतलब कि छोटे से छोटे माइन्यूट माइन्यूट डिटेल को वो एनालिसिस किया जाए। ठीक है, यहाँ तक बात आ गया। अब देखो हमने पता किया कि ये कैसे फाइंडिंग की जा रही है। प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, मतलब कि कैसे ये पास्ट को एक साथ में जोड़ा, पीसिंग टुगेदर मतलब होता है साथ में जोड़ रहे हैं। एज वी हैव सीन इट इज नॉट द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग द एंशियंट सिविलाइजेशन। क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने में, क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने में क्या हड़प्पन स्क्रिप्ट ने सहायता किया है? नहीं, हड़प्पन स्क्रिप्ट तो आज तक हमें समझ ही, हाँ हड़प्पन स्क्रिप्ट तो आज तक हमें समझ ही नहीं है, तो वो कैसे सहायता कर सकती थी कि उसको समझने में। ठीक है, रादर बल्कि जो मटेरियल एविडेंसेस हैं उन्होंने सहायता किया है उसको समझने में। ठीक है, जो मटेरियल एविडेंसेस मिले हैं उन्होंने क्या कहते हैं कि उस ना उसको सहायता किया है कि उस सिविलाइजेशन को समझने में मटेरियल एविडेंस ने सहायता किया है, स्क्रिप्ट ने नहीं सहायता किया है। दैट अलाउज आर्कियोलॉजिस्ट टू बेटर रिकंस्ट्रक्ट हड़प्पन लाइफ। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब फिर से हम क्या कर रहे हैं कि वो एज्यूम कर रहे हैं कि लोग ऐसे रहा करते रहे, ऐसे रहा करते रहे होंगे, ये इस सामान का ये यूज करा करते रहा होंगे। ये सारी चीजें हम किससे, मटेरियल एविडेंसेस से करें, हड़प्पन स्क्रिप्ट से नहीं करें। अगर हड़प्पन स्क्रिप्ट पर मिल जाती तब तो अच्छा होता, मतलब उसको समझ लेते तो वो तो अच्छा होता, लेकिन क्या वो तो उसको अभी तक हमने क्या कहते हैं कि डिसाइफर ही नहीं। दिस मटेरियल कुड बी पॉटरी, ये मटेरियल क्या हो सकता है, हाँ जो ये मटेरियल एविडेंसेस थे इसमें पॉटरी हो सकते हैं, टूल्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, क्लॉथ है, लेदर है, वुड है एंड रीड्स जनरली। हाँ ये क्या होता है, डीकम्पोज, अच्छा वुड, अच्छा देखो ये सारी चीजें होगी। ऑर्गेनिक मटेरियल जितने भी होते थे, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो मटेरियल्स जो एविडेंसेस देने वाले कौन सी चीजें, एविडेंसेस देने वाले कौन कौन सी चीजें हैं, जो पॉटरी हो गई, और क्या कहते हैं कि टूल्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब एविडेंस दे रहे हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे तो वो तो सड़ जाएंगे ना। ऑर्गेनिक मटेरियल चाहे वो क्लॉथ क्लॉथ हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि लेदर हो, चाहे वो वुड हो, चाहे वो रीड हो, ये क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, ये डिकम्पोज हो जाएंगे। स्पेशली इन ट्रॉपिकल रीजन में ये सारी चीजें सड़ जाएंगी। व्हाट सर्वाइव आर स्टोन, क्या सर्वाइव करता है स्टोन, बर्न्ट क्ले, जली हुई मिट्टी, या टेराकोटा,
ये सब, या मेटल, यही सब सरवाइव करते हैं। तो यानी कि जो मटेरियल एविडेंसेस मिल रहे हैं हमें, स्टोन से मिल रहे हैं, बर्न क्ले से मिल रहे हैं, या टेराकोटा से, या मेटल से। It is also important to remember that only broken or useless objects would have been thrown away. अच्छा, हमें पता है कि लोग कौन सी चीजें फेंकते रहे होंगे, कौन सी चीजें फेंकते रहे होंगे, वही चीजें फेंकते रहे होंगे, या तो जो टूट गई होंगी, या तो यूजलेस ऑब्जेक्ट, हाँ, जिनको यूज नहीं किया जा सकता हो, या तो जो चीजें टूट गई होंगी। अदर थिंग्स वुड प्रोबेबली हैव बीन रिसाइकल्ड, और जिनको यूज किया जा सकता होगा उनको क्या किया जाता रहा होगा, रिसाइकल किया जाता रहा होगा। हाँ, जिन चीजों को क्या कहते हैं कि यूज कर सकते रहे होंगे, हड़प्पा के लोग जिन चीजों को यूज कर सकते रहे होंगे उसको वो रिसाइकल कर लेते होंगे, लेकिन जो चीजें नहीं यूज में होंगी उनको फेंक देते रहे होंगे। कॉन्सिक्वेंटली, हाँ, कॉन्सिक्वेंटली वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स दैट आर फाउंड इन इंटैक्ट वर ईदर लॉस्ट, यानी कि जो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट जो वैसे के वैसे ही थे, जिनमें कोई चेंजेस नहीं है, वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट जो वैसे के वैसे मिले, इंटैक्ट का मतलब है जैसा था वैसा ही, या तो वो खो गए होंगे, या तो वो खो गए होंगे, या तो एक जगह पे होर्डेड मतलब होता है एक जगह पे इकट्ठा करके रख देना, और लेकिन उन्होंने इकट्ठा करके तो रख दिया, लेकिन उनको उन्होंने रिट्रीव भी नहीं कर पाया, उसको कभी वो वापस पा ही नहीं पाए। तो क्या होता है कि सच फाइंड्स आर एक्सीडेंटल रादर देन टिपिकल, मतलब कि ये जो फाइंड्स थे, ये जो फाइंड्स हैं वो क्या थे, एक्सीडेंटल, मतलब कि कहते हैं कि वो कैसे हो गई हैं, वो वो क्या कहते हैं कि एक्सीडेंटल मतलब होता है संयोग से मिल गई, एक्सीडेंटल का मतलब होता है संयोग से मिल गई, ये कोई हमारा ये प्रायोग मतलब प्रयोग से नहीं मिली, संयोग और प्रयोग दो चीजें होती हैं, तो ये प्रयोग से मतलब कि हमारे मेहनत का तरीका नहीं, ये एक्सीडेंटली मिली, मतलब कि जो आर्टिफैक्ट, जो अच्छे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो हमें कैसे मिल गए, लोग या तो क्या कहते हैं कि भूल गए होंगे कहीं पे रख करके, या तो उनसे खो गई होगी, तभी हमें जा करके मिला है। ये सारी बातें यहाँ तक हमारी समझ में आ गई। अब चीजों को कैसे क्लासीफाई कर, चीजों को कैसे क्लासीफाई किया गया, क्लासीफाइंग फाइंड्स, जो लोगों ने चीजें पाई हैं, जो लोगों ने चीजें पाई है, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने चीजें पाई है, उनको कैसे क्लासीफाई किए करेंगे, ठीक है। हाँ, द रिकवरिंग आर्टिफैक्ट इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज। एक्चुअल में आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज का शुरुआत कहाँ से होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट मिलता है, जब आर्टिफैक्ट्स मिले, जैसे ही आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं वहीं से मेन मेन परिश्रम कहाँ से शुरू होता है, मेन हार्डवर्क कहाँ से शुरू होता है, जैसे ही उनको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस यानी कि आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, वहीं से मेन काम शुरू हो जाता है। जब आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे तो उनको अलग करना पड़ता है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट देन क्लासीफाई डियर फाइंड्स, पहले वो चीजों को पाते हैं, फिर अब उनको क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई, क्लासीफाई मतलब अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे। One simple principle of classification is in terms of material, such as stone. फिर लोग मटेरियल के टाइप में पढ़ते हैं कि अच्छा ये पत्थर है, इसको अलग, मिट्टी है अलग, मेटल है, बोन है, आइवरी है, क्या क्या है, इसके बेसिस पे अलग कर देते हैं, इसके बेसिस पे अलग कर देते हैं। पहला होता है टाइप ऑफ मटेरियल के लिए, पहला होता है टाइप ऑफ मटेरियल के बेसिस पे, दूसरा दूसरा कैसे, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ये तो होता है जो दूसरा दूसरा दूसरे लेवल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या होता है कि किस तरीके से बांटा जाता है कि इसका काम क्या रहता है, हाँ, इस तरीके से बांटा जाता है इसमें कि जो सेकंड तरीका बांटने का होता है, सेकंड तरीका जो होता है क्लासिफाई करने का, उसमें क्या होता है ये देखा जाता है कि इनका काम क्या रहा होगा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर an artifact is a tool or an ornament। यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि या ये कोई टूल है या कोई ऑर्नामेंट है, या टूल और ऑर्नामेंट ये दोनों हो सकते हैं, या इसको किसी भी रिचुअल यूज में किया जाता होगा, मतलब कि ये रिचुअल यूज का मतलब वो जो सामान है वो टूल है या ऑर्नामेंट है, या किसी रिचुअल यूज के लिए सामान यूज किया जाता रहा होगा। ये सारे चीजें मतलब कि फिर क्लासीफाई करना पड़ता है, ये समझना पड़ता है, ठीक है। An understanding of the function of the artifact is often shaped by its resemblance with present day things। तो क्या होता है कि अब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के फंक्शन को समझने के लिए आज से कंपेयर किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के फंक्शन को समझने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के फंक्शन को समझने के लिए क्या किया जाता है, आज की चीजों के साथ में कंपेयर किया जाता है, आज की सब चीजों के साथ में कंपेयर किया जाता है। जैसे वीड्स हो गए, क्वर्न, क्वर्न मतलब चक्कियां बताया था, स्टोन ब्लेड्स या पॉट्स और ऑब्वियस एग्जांपल, जो जैसे आज हम बर्तन जैसे यूज करते हैं वैसे ही लोग पहले भी एग्जांपल में बर्तन यूज करते रहेंगे। आज भी हम देखो बीट्स का यूज करते हैं गहने बनाने में, तो पहले के लोग भी ऐसे ही यूज करते रहेंगे, तो ऐसे कंपेयर कर लिया जाता है कि अच्छा इनका ये फंक्शन रहा। Archaeologists also try to identify the function of an artifact by investigating the context in which it was found।
कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी भी ऑब्जेक्ट के फंक्शन को समझने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के फंक्शन को समझने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये भी देखना शुरू किया कि कहाँ पे ये पाया गया है। ये घरों में पाया गया है या नालियों में पाया गया है, या क्या कहते हैं कि किसी, हाँ, किसी के क्या कहते हैं कि सौ, यानी कि जहाँ पे लाश लाश थी उसके पास में पाया गया है, या चिमनी या भट्टियों के पास में पाया गया है। हाँ ठीक है, इसको ग्रेव का मतलब होता है कब्र, कब्र में पाया गया है या कहाँ पे पाया गया है, इस बेसिस पे भी उसका फंक्शन वो समझने की कोशिश करते हैं। क्या फंक्शन को समझने के लिए क्या किया इन्होंने, देखा कि फंक्शन को समझने के लिए इन्होंने पहले हमारे पैरेलल में कंपेयर किया कि आज के लोग क्या यूज कर रहे हैं तो पहले के लोग क्या यूज करते रहे होंगे। फिर दूसरा चीज क्या कहते हैं कि और वो कहाँ पे पाई गई चीजें, इस बेसिस पे भी उसके फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। समटाइम, कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू टेक रिकोर्स, आर्कियोलॉजिस्ट को क्या करना पड़ता है, फिर से क्या कहते हैं कि इनडायरेक्ट एविडेंसेस का सहारा लेना। कभी कभी क्या होता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, कभी कभी जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनको इनडायरेक्ट एविडेंसेस का सहारा लेना, ठीक है, टू टेक रिकोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंसेस। फॉर इंस्टांस, दो देयर आर ट्रेसेस ऑफ कॉटन, हमें पता है कि हड़प्पन साइट पे क्या कहते हैं कि कॉटन मिला है, हड़प्पन साइट पे कॉटन मिला है, लेकिन हाँ, हड़प्पन साइट पे कॉटन मिला हुआ है। तो इस, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, ट्राई, हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं क्लॉथिंग के बारे में, कि क्लॉथिंग के बारे में हम डिपेंड करते हैं स्कल्पचर, जो स्कल्पचर होता है, यानी कि जो मूर्तियां हैं, हम देखते हैं कि उस पे कैसे कपड़े थे, तो उस बेसिस पे हम वहां पे जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट तरीके से ढूंढ रहे हैं, इनडायरेक्ट तरीके से भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या चीजें रही हों, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, सम आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू टेक रिकोर्स ऑफ इनडायरेक्ट एविडेंस, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को क्या होता है कि इनडायरेक्ट एविडेंस का भी सहारा लेना पड़ता है। तो वही आप बताया कि हमें कॉटन का कहते हैं कि कॉटन के ट्रेसेस मिले हैं हड़प्पन साइट, लेकिन हाँ, they are try to find out about clothing, we have to depend on indirect evidence, clothing के बारे में जानकारी के लिए हमें उनके स्कल्पचर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, स्कल्पचर मतलब उनके मूर्तियों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ा, ठीक है, ये सारी बातें। आर्कियोलॉजिस्ट है टू डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, आर्कियोलॉजिस्ट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी डेवलप करना पड़ रहा है, किस चीज किस समय में क्या चीजें हुई। वी हैव सीन दैट फर्स्ट हड़प्पन सील, जो पहली हड़प्पन सील मिली थी, दैट वाज फाउंड कुड नॉट बी अंडरस्टूड, उसको क्या लोगों ने समझ पाया था क्या, नहीं, उसको उन्होंने नहीं समझ पाया था। जो फर्स्ट हड़प्पन सील मिली थी उसको लोगों ने नहीं समझ पाया, कब तक लोगों ने समझ पाया, टिल आर्कियोलॉजिस्ट हैड अ कॉन्टेक्स्ट इन विच टू प्लेस इट, मतलब कि कहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज किया जाएगा, ये जब तक नहीं समझ आया तब तक लोगों ने क्या कहते हैं कि उसके बारे में समझ नहीं पाया। वो इन टर्म्स ऑफ कल्चरल सीक्वेंस की, मतलब इसका कल्चर, किसी कल्चर से रिलेशन है इस सील का, हाँ, या कहाँ पे ये पाया गया, हाँ हाँ, एंड इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन विद मेसोपोटामिया, ना तो इसको हमने मेसोपोटामिया के साथ कंपेयर कर सकते थे शुरू में, मतलब जब 1853 में जो हड़प्पन सील मिली थी, क्या उसको मेसोपोटामिया के साथ कंपेयर किया गया, नहीं। क्या उसके कल्चरल सीक्वेंस के साथ में देखा गया था, नहीं। लेकिन जब बाद में खोज हुआ, जब बाद में बहुत सारे और सील मिले, आर डी बनर्जी को और क्या कहते हैं कि हाँ दयाराम साहनी को, जब बहुत सारे और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले, तो फिर उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट जनरेट किया, एक कॉन्टेक्स्ट जनरेट किया कि अच्छा ये तो मेसोपोटामिया के साथ में ये सारी चीजें हुई, तब लोगों ने क्या कहते हैं कि कॉन्टेक्ट, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इनको जनरेट करना पड़ता है। किनको जनरेट करना पड़ता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, अब देखो जो चीजें मिली हैं उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे, ये भी है, ठीक है। इंटरप्रेट का मतलब है व्याख्या करना, मतलब कि एक्सप्लेन करना, ठीक है। वो तो उसको लोगों को कैसे इंटरप्रेट करेंगे कुछ जो समाज में है। द प्रॉब्लम्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो देखो सबसे समस्या तब आती है जब रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, वहां पे और ज्यादा समस्या आ जाती है, ठीक है। हाँ, जहाँ पे हाँ, उस समय पे आती है सबसे ज्यादा समस्या, जब क्या कहते हैं कि उसको रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए क्या कहते हैं कि उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स व्हिच सीम्ड अनयूजुअल, जो अनयूजुअल चीजें दिखाई देती थी या जो अनफेमिलियर दिखाई देती थी, वो जरूर रिलीजियस सिग्निफिकेंस की रही होंगी, मतलब उनका काम रिलीजियस चीजों में कर रहे थे। जो चीजें अनयूजुअल थी, जो चीजें अनफेमिलियर थी, वो जरूर कहाँ पे यूज की जा रही होंगी, रिलीजियस सिग्निफिकेंस उनका रहा होगा।
These included terracotta figurines of women। देखो ये जो terracotta figurine of women जो ये बनी हुई है, इसको बोला जाता है, ये माना जाता है कि ये क्या कहते हैं कि ये जरूर यहाँ पे देखो इसमें क्या कहते हैं कि ये जो terracotta figurines of women मिला हुआ है, heavily jeweled, यहाँ पे बहुत सारे देखो ज्वेलरी पहन रखी है इन्होंने, some with elaborate हेड ड्रेसेस। अब देखो क्या कहते हैं कि हेड ड्रेस वगैरह सारी चीजें, दीज वर रिगार्डेड एट मदर गॉडेस। इसे मतलब कि उन्होंने सोचा कि क्या ये मदर गॉडेस है, इसको उन्होंने सोचा कि क्या ये मदर गॉडेस है। कुछ रेयर स्टोन्स मिले, रेयर स्टोन स्टैचुरी ऑफ मैन, मैन के कहते हैं कि क्या हुए स्टोन मिले, इन विच एंड ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड पोस्चर सीटेड विद वन हैंड ऑन नी, मतलब कि क्या कहते हैं कि एक हाथ घुटने पे और आराम से बैठे हुए हैं, सच है जैसे प्रीस्ट किंग, जैसे प्रीस्ट किंग बैठे होते थे, ये वाज आल्सो सिमिलरली क्लासिफाइड। प्रीस्ट किंग उसको क्या कहते हैं कि राजा की तरह क्लासिफाई कर दिया गया। इन अदर इंस्टांसेस स्ट्रक्चर्स हैव बीन असाइंड रिचुअल सिग्निफिकेंस। कभी कभी क्या हुआ कि कुछ चीजें थी जिनको रिचुअल सिग्निफिकेंस यानी कि उनको उनको क्या कहते हैं कि रिचुअल इंपॉर्टेंट दे दिया गया। दीज इंक्लूड जैसे ग्रेट बाथ, हाँ फायर अल्टर्स, इसको जो काली बंगर और लोथल में ग्रेट बाथ मिला था या फायर अल्टर मिला था, इसको इन्होंने कहा कि ये रिचुअल कल्चर के थे। ये किसके थे, ये रिचुअल कल्चर के थे, यानी कि ये इसको रिचुअल के लिए यूज किया जाता रहा होगा, इसको किसके लिए यूज किया जाता रहा होगा, रिचुअल्स के लिए। attempts have also been made to reconstruct religious life। तो क्या हुआ कि रिलीजियस लाइफ को भी क्या कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई कि वहां के लोग कैसे रहते रहे होंगे। एंड प्रैक्टिसेस बाय एग्जामिनिंग सील्स सम ऑफ विच सीम टू डिपिक्ट रिचुअल सीन्स। तो देखो जो कुछ मोहरें ऐसी थी, कुछ मोहरें ऐसी थी जिसपे रिचुअल सीन्स जैसे दिखाई दे रहे थे, इसलिए लोगों ने क्या किया, रिलीजियस बिलीफ्स को या प्रैक्टिसेस को भी रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है, किस बेसिस पे, कि वहां के जो क्या कहते हैं कि मुहरों के बेसिस पे इन सब। अदर्स विद प्लांट मोटिव्स, हाँ कुछ मुहरे थी जिसके ऊपर क्या कहते हैं कि प्लांट के क्या कहते हैं मोटिव्स थे, मतलब कि उसके ऊपर मतलब पेड़ पौधे बने हुए थे। आर थ्रू आउट दी, और थॉट टू इंडिकेट नेचर वर्शिप, मतलब कि जब अब कुछ मुहरे थी जिसपे रिचुअल सीन्स थे, रिचुअल सीन्स थे, तो इससे पता चला कि अच्छा वहां के क्या कहते हैं कि कैसे रिलीजियस बिलीफ वगैरह के बारे में बताने की कोशिश की। कुछ मोटिव, कुछ ऐसे क्या कहते हैं कि सील्स थे, कुछ ऐसे मुहरे थे जिसके ऊपर प्लांट के चित्र बने हुए थे, प्लांट के चित्र बने हुए थे, तो इससे लोगों ने सोचा कि अच्छा लोग यहाँ के नेचर वर्शिप भी करते थे, यहाँ के लोग नेचर वर्शिप भी करते थे। सम एनिमल्स सच एज वन हॉर्न, वन हॉर्न एनिमल मिला, हाँ जिसको यूनिकॉर्न बोला गया, जिसको क्या कहते हैं कि यूनिकॉर्न बोला गया, डिपिक्टेड ऑन द सील्स टीम सीम टू बी मिथिकल, हाँ ऐसा लगता है कि ये मिथिकल होगा। कंपोजिट क्रिएचर्स, मतलब कि यहाँ पे कंपोजिट क्रिएचर वगैरह मिले। ठीक है, इन सम सील्स, कुछ ऐसे भी सील्स थे, अ फिगर सोन सीटेड क्रॉस लेग्ड इन अ योगिक पोस्चर। तो कुछ ऐसे भी क्या कहते हैं कि सील थे जिसमें क्या कहते हैं कि लोग योगिक, मतलब एक व्यक्ति था जो योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है, मतलब योगी की तरह बैठा हुआ है। ठीक है, एंड समटाइम्स सराउंडेड बाय एनिमल्स। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो क्या कहते हैं कि उसके चारों तरफ क्या कहते हैं एनिमल्स आपको दिखाई देंगे, उसके चारों तरफ एनिमल्स दिखाई देंगे। हैज बीन रिगार्डेड एज डिपिक्शन ऑफ प्रोटो शिवा। इसको माना गया है कि ये पहले के जो शिव भगवान है, पहले के ये क्या कहते हैं कि शिवा है, प्रोटो शिवा इनको माना गया। ठीक है, जो यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो ये देखो इनको बोला गया ये प्रोटो शिवा है। इनके चारों तरफ देखो यहाँ पे हाथी है, यहाँ पे टाइगर है, यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसेरस है, हाँ तो ये सारी चीजें यहाँ पे वो दिखाने की कोशिश की। वही क्या है कहा जा रहा है, एज अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ द मेजर डाइटीज ऑफ द हिंदुइज्म। तो क्या कहते हैं कि मतलब कि देखो हिंदुइज्म में आज भी भगवान शिव को माना जाता है, तो ये माना जाता है कि लगता है ये उन्हीं भगवान शिव का ही एक रूप है जो पहले थी। ठीक है, अर्ली फॉर्म ऑफ, हाँ ये क्या कहते हैं कि भगवान शिव। ठीक है, अर्ली फॉर्म ऑफ गॉड शिव ये बताया जा रहा है। ठीक है, बिसाइड्स इन सब के अलावा कोनिकल स्टोन्स जो भी मिले हैं, कोनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट जो भी मिले हैं, इनको कैसे बोला गया कि ये लिंगा। ठीक है, जो कॉनिकल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं उन्हें क्या बोला गया है कि ये लिंगाज है। ठीक है, इतना बात समझ आया। ये आपको यहाँ पे ये देखो ये कॉनिकल, ये जो मिले हैं इनको क्या बोला गया, लिंगाज बोला गया। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। अब आगे, मेनी reconstructions of Harappan religion are made on the assumption that later traditions provide parallel with earlier one।
यानी कि कुछ ऐसे भी रिकंस्ट्रक्शन किए गए रिलीजन के बेसिस के लिए, कुछ ऐसे भी रिकंस्ट्रक्शन किए गए, ये माना जाता है कि जो अभी के लोग जैसे फॉलो कर रहे हैं वैसे पहले के लोग भी क्या कहते हैं कि रहते रहे होंगे, ठीक है। किस बेसिस पे, अभी के कल्चर को देखते हुए, अभी के कल्चर को देखते हुए पहले का भी एज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। मेनी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पन रिलीजन, हड़प्पन रिलीजन के बारे में कि पहले के अनुमान इस बात पे भी लगाया जा रहा है, अनुमान इस बात पे भी लगाया जा रहा है कि अभी के जो लोग रहे जैसे रह रहे हैं, लेटर ट्रेडिशन बात की जो परंपराएं थी वो पहले की भी वैसे ही रही होंगी, वही आगे चल के बढ़ी। दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट ऑफन मूव फ्रॉम नोन टू अननोन, कभी कभी मतलब कि नोन टू अननोन जा रहे हैं, मतलब कि अभी का जो हमें पता है उससे पास्ट में जा रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट टू पास्ट, यानी कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो प्रेजेंट टू पास्ट की ओर जा रहे हैं। while this is plausible in cases of stone quern। अच्छा, ये तो स्टोन क्वर्न के बारे में ये सही भी हो सकता है कि ठीक है कि अभी के लोग स्टोन क्वर्न का यूज क्या कहते हैं कि चीजों को पीसने वगैरह के लिए यूज कर ले रहे हैं, तो पहले के लोग भी क्या कहते हैं कि उसको ग्राइंडिंग वगैरह के लिए यूज करते रहे। बट हैंड पॉट्स, ये बर्तन के लिए तो सही है, और क्या कहते हैं कि पॉट्स के लिए सही है, स्टोन क्वर्न के लिए सही है, बट इट बिकम्स मोर स्पेकुलेटिव, हाँ स्पेकुलेटिव व्हेन, हाँ वी एक्सटेंड इट टू रिलीजियस सिंबल्स। लेकिन ये रिलीजियस सिंबल के बारे में ये सही भी है या गलत भी है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। रिलीजियस सिंबल के बारे में हम कुछ सही नहीं कह सकते कि अच्छा ये सही अनुमान लगाया जा रहा हो। लेट अस लुक फॉर इंस्टेंस एट द प्रोटोसिवा सील। ये जो प्रोटोसिवा सील था यहाँ पे, द अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट, जो सबसे पुराना रिलीजियस टेक्स्ट है ऋग्वेद, जो सबसे पुराना, हाँ रिलीजियस टेक्स्ट है वो क्या है, ऋग्वेद, ठीक है। कंपाइल्ड अप्रोक्सीमेटली, ये क्या कहते हैं कि 1500 से लेकर के 1000 बीसी के आसपास इसको लिखा गया हो। मेंशंस अ गॉड नेम रुद्र, उसमें एक भगवान का नाम मेंशन किया गया है ऋग्वेद में जिनका नाम है रुद्र, which is named used for Shiva in later पुराणिक ट्रेडिशन। बाद में क्या कहते हैं कि इसी रुद्र भगवान के लिए, रुद्र भगवान के लिए आगे क्या कहते हैं कि शिवा नाम यूज किया गया है, हाँ ठीक है। However, unlike शिवा, रुद्र इन ऋग्वेदा, जो रुद्र जो थे ऋग्वेद में, इज नीदर डिपिक्टेड एज पशुपति, ना तो इनको पशुपति बोला गया है, पशुपति मतलब होता है लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, हाँ ना ये तो योगी थे, ना तो रुद्र, रुद्र ना तो पशुपति थे ना तो योगी थे। In other words, this depiction does not match the description of Rudra in Rigveda। यानी कि जो यहाँ पे जो डिपिक्शन किया गया है कि क्या कहते हैं कि ये पशुपति रहे होंगे वहां पे, ये सारी चीजें, तो ये क्या कहते हैं ऋग्वेदा से मैच नहीं करती। इज दिस देन पॉसिबली अ समन, कि क्या ये कोई मतलब कि क्या कहते हैं कि जादूगर है, क्या ये कोई समन है, समन का मतलब होता है जादूगर, क्या ये कोई जादूगर है, ठीक है। एज सम स्कॉलर्स हैव सजेस्टेड, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि क्या ये कोई जादूगर है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे आती है। समन का मतलब क्या होता है, मैन या वुमेन हु क्लेम मैजिकल एंड हीलिंग पावर, जिनके पास में क्या कहते हैं कि मैजिकल या हीलिंग पावर होती है, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि दूसरी दुनिया के लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं, ये सारी, ठीक है। तो यहाँ तक बातें होगी। अब आगे आता है व्हाट हैज बीन अचीव्ड आफ्टर सो मेनी डिकेड्स ऑफ वर्क, मतलब इतना काम करने के बाद में हमें क्या अचीव, एक्चुअल में इतना काम करने के बाद में हमें काफी सारे नॉलेज मिला, बहुत सारे नॉलेज मिला, किसके बारे में, हड़प्पन इकोनॉमी के बारे में, कैसे हड़प्पा का इकोनॉमी चलता रहा होगा। हाँ, वी हैव बीन एबल टू टीज आउट सोशल डिफरेंसेस, कैसे सोशल डिफरेंसेस रहे होंगे। वी हैव सम आइडिया हाउ सिविलाइजेशन फंक्शन, और हमें ये भी एक आइडिया है कि कैसे वो सिविलाइजेशन काम कर रही थी, कैसे वो सिविलाइजेशन काम कर रही थी, मतलब कैसे आगे बढ़ रही थी। इट इज रियली नॉट क्लियर हाउ मच मोर वी वुड नो इफ द स्क्रिप्ट, अगर मान लो कि स्क्रिप्ट डिसाइफर हो जाता तो शायद हमें कुछ और ज्यादा पता चल जाता, शायद हमें कुछ और ज्यादा पता चल जाता कि बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, मान लो कि ऐसा होता कि अगर दो लैंग्वेज वाले इंस्क्रिप्शन पाए जाते, दो लैंग्वेज वाले इंस्क्रिप्शन पाए जाते, तो अगर हमें एक के भी बारे में पता चल जाता तो हमें क्या होता कि हमें ये समझ में आ जाता कि हड़प्पा के लोग कैसे बोलते, मतलब क्या, हाँ हड़प्पा के लोग क्या लिखते वगैरह, तो ये सारी बातें समझ में आई। सेवरल रिकंस्ट्रक्शन रिमेन स्पेकुलेटिव एट द प्रेजेंट, लेकिन कुछ रिस्ट्रक्शन, जो कुछ कुछ रिकंस्ट्रक्शन है जो अभी भी रह जा रही है, कुछ कुछ रिकंस्ट्रक्शन है जो अभी भी क्या हुए हैं, संदिग्ध बने हुए हैं, कि जिनके बारे में हमें, जैसे ग्रेट बात, क्या एक्चुअल में ग्रेट बात केवल रिचुअल स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता था, यहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे लोग, कितने पढ़े लिखे लोग थे, और क्या, वाई डू हड़प्पन सिमेट्रीज सो लिटिल सोशल, क्यों यहाँ पे सोशल डिफरेंशिएशन कम थे। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके अभी तक हमें जवाब नहीं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके अभी तक हमें जवाब नहीं मिले। ऑल्सो अनआंसर्ड और, जैसे कि जेंडर, जेंडर के बेसिस पे क्या काम था, कि जेंडर के लिए क्या चीजें थी वो नहीं समझ में आए।
व्हाट अबाउट अदर क्राफ्ट पर्सन, की और क्राफ्ट पर्सन कैसे थे नहीं समझ में आया। व्हाट आर द टेराकोटा फीमेल फिगराइंस, ये जो टेराकोटा फीमेल फिगराइन बने हुए थे यानी कि उनका किस लिए यूज किया जाता रहा होगा, ये सारे के बारे में हमें नहीं। वेरी फ्यू स्कॉलर्स हैव इन्वेस्टिगेटेड इश्यूज ऑफ जेंडर, बहुत सारे लोगों ने, जितने भी स्कॉलर्स अभी तक यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जेंडर वाले इश्यू पे काफी कम लोगों ने काम किया। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सारी बातें हमारे मतलब कुछ सारी चीजें पता चली, कुछ नहीं पता चली है, तो इन सब चीजों पे ये था यहाँ तक। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने देख ली है, यहाँ तक समझ आ गया। और यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि एक ऐसे ही क्या कहते हैं वहां पे मिट्टी टेराकोटा कार्ट मिला था, यहाँ टेराकोटा कार्ट मिला था ये सारी। और यहाँ पे हमने ये बता दिया, लिंगास के बारे में बता दिया। ठीक है, तो ये सब आप अब पूरा बढ़िया से चैप्टर को रीड कर लेना, कंप्लीट कर लेना। और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हर एक चीज मैंने बताने की कोशिश की है। अगर जो भी नहीं समझ में आया होगा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं इसके बारे में कमेंट करके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वैसे तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये हमारी तरफ से चैप्टर समाप्त।